जो लोग मेरे चैनल किरण वॉइस को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। आज मेरे पति ने प्रमोशन पाने के लिए मुझे अपने बॉस के पास बेच दिया। म्यूजिक। और उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि मेरा ही एक्स है। आज दोपहर काम कर रही थी। म्यूजिक। मेरे हस्बैंड ने पीछे से गले लगाकर कान में कहा, आज बाहर घूमने चलते हैं। पूरा शाम घूमेंगे और होटल में रूम लेकर रहेंगे। रेडी रहना पागल। ये कहकर चला गया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसने हमारी शादी के बाद मुझे कभी स्वीकार नहीं किया था। बहुत खुशी हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लिया। काम खत्म कर आईने के सामने जाकर खुद से बातें करने लगी। म्यूजिक। अचानक एक मैसेज आया। उसने भेजा था। मैसेज थोड़ा सुंदर तरीके से सजाया जाएगा और बिस्तर के कोने में एक बैग रखा है। उसमें साड़ी रखी है, पहन लेना। मैंने जल्दी से बैग उठा लिया। म्यूजिक। बैग खोलकर देखा, नीली साड़ी पर गोल्डन रंग का काम किया हुआ था। साड़ी इतनी अच्छी लगी कि बताना मुश्किल है। ये उसका पहला गिफ्ट है। म्यूजिक। बहुत ध्यान से साड़ी पहने। मैचिंग वाले कान के झुमके, चूड़ी, नेकलेस, म्यूजिक और आंखों में काजल। बाल फूलाकर बांधा। मैं तैयार होकर आईने की तरफ देख रही हूं कि कहीं कुछ कमी तो नहीं। वह पीछे आकर खड़ा हो गया। नीलिमा, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। म्यूजिक। अब चलो, बाहर जाना होगा वरना लेट हो जाएगा। मैं भी निकल पड़ा। बहुत जगह घूमे। शाम ढलते ढलते रात हो गई। एक होटल में ले गया मुझे। बहुत सुंदर माहौल था। हमारा रूम था दोनों के लिए। जाते ही मैं थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि बिस्तर पर ऋतव्रत बैठा था, मतलब मेरा एक्स। सर के साथ गया था। मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दो। प्रमोशन के लिए आप कहाँ जा रहे हो? और वो यहाँ क्यों है? सर से पूछ लेना। म्यूजिक। चला गया। गेट रोक लिया। मैं भी गेट को धक्का देने लगा। एक अनजान डर से मेरा सीना कांप उठा। ऋतव्रत बोला, म्यूजिक, दरवाजा धक्का देने से कोई फायदा नहीं। 3 करोड़ के तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें मेरे सामने बेच दिया। ये बात जैसे सीने में चुभ गई। क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं। किसके साथ शादी की है तुमने, जिसने तुम्हें सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस के सामने बेच दिया? उफ! ये बात मेरे चारों तरफ गूंजने लगी। मेरी सांसें अटक रही थीं। आंखों से पानी टपकने लगा। म्यूजिक। आज खुद को मैं मूर्ख महसूस कर रहा हूं। अरे, मैं किससे प्यार करता हूं? नहीं, पहली मोहब्बत सही नहीं थी। पहली शादी। फिर मुझे लगा, अगर उस दिन हम अपने दोस्तों को खुश करने की बजाय सही फैसला लेते तो कुछ भी बुरा नहीं होता। और जानती हो नीलिमा, अब मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है आज के बाद तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। तब चाहे मन चाहे न हो, घटिया सी हंसी के साथ हंसने लगा। आज के बाद से अगर ये दरवाजा पार किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बस वक्त का इंतजार है। ऐसा कहकर ऋतविव्रत चला गया। लेकिन कल सुबह से पहले मुझे छोड़ने वाला नहीं था। असल में वो कॉलेज लाइफ का वक्त था। तब वो अच्छे इंसान का रोल निभा के मेरे साथ रिलेशनशिप में जुड़ गया। इसी तरह कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक जाकर उसका असली रंग देखने लगा। एक दिन तो उसने मैसेज के जरिए अपनी गंदी हरकतों का सबूत दिखाया। वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने चला गया। मैं राजी नहीं हुई तो जो भी जगह उसे मिली वो मुझे मारता रहा। म्यूजिक। जीने के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दिया मैंने। उसी म्यूजिक के बीच मेरी शादी अनिक के साथ पक्की हो गई। ऋतव्रत के हाथ से बचने के लिए मुझे मन ही मन राजी होना पड़ा। लेकिन आज मैं ऐसी हालत में हूं। शादी के बाद पता चला कि मेरे पति का स्वभाव अच्छा नहीं है। शादी के बाद भी उसने मेरी आंखों के सामने कई लड़कियों को घर लाया,
पर मैं चुप रही। सासू माँ अगर अच्छी होती तो ऐसी ही घरवाली मुझे शादी में देते। मैं ऊपर वाले से रो रो कर कहती रही कि वो सुधर जाएं और हमारा रिश्ता बिगड़े नहीं। लेकिन आज इसका उल्टा ही हुआ। मेरी बेइज्जती हो गई। चला गया। बिना कोई गलती किए सजा मिल रही है मुझे। म्यूजिक। सुबह ऋतव्रत मुझे ससुराल के सामने उतार दिया। जैसे ही ससुराल में कदम रखा, सास बोली, बदनाम हो गई हो तुम। किसी और के साथ रात बिताकर घर में कदम नहीं रखोगी। समझ गया, म्यूजिक, कि वो आदमी अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे जोर से धक्का देकर घर से बाहर निकाला। फोन करके ससुराल से कहा कि जैसे ही तुम्हारा बाप के घर पहुंचोगी, तुम्हें मार डालेगा। सब कुछ छोड़ दिया ऊपर वाले के हवाले। मैं पूरी तरह खाली हूं। अचानक फोन पर मैसेज आया ऋतव्रत के नंबर से। तुम्हें मुझसे ही पराधीन होना होगा नीलिमा। मैं भी मन ही मन ठाना था कि मर जाऊं, फिर भी खुद को कलंकित नहीं करूंगी। अचानक एक लड़का आया और बोला, गाड़ी में बैठो। मैं बहुत हैरान हो गई। उसे जानती भी नहीं थी और किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। म्यूजिक, ऐसा कहकर मैं चल दी। उसने फिर कहा, नहीं तो मेरी कोई परेशानी हो जाएगी। कौन सी परेशानी? जो होना था वो तो हो ही चुका। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पीछे से आकर मेरे कंधे पर कुछ दबा दिया। मैं तुरंत बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो सोनायना आंटी को देखा और उन्हें गले लगाकर रोने लगी। मेरी रोते देखकर सोनायना आंटी उलझन में पड़ गईं। बार बार पूछ रही थीं, क्या हुआ तुझे? सुना है तेरा पति तुझसे तलाक दे चुका है। मैं थोड़ी हैरान हो गई। म्यूजिक, सोनायना आंटी को पता चला कैसे? मैंने रोना थोड़ा रोककर उनसे दूर हट गई। आंटी बोली, क्या हुआ तेरा? मैंने कहा, माँ। मैं चुप रही। आंटी बोली, तू तो पहले मुझसे सब कुछ बताती थी, अब क्यों चुप है? अगर मैं सब बताऊंगी तो, म्यूजिक, वो भी मुझे बदनाम करके निकाल देंगे। ये नीच लोग मुझे खत्म कर देंगे। वैसे भी कहीं तो आशियाना मिल गया है। सब नहीं बताऊंगी, थोड़ा ही बताऊंगी। कुछ बताऊं? क्या हुआ बताओ? तुम तो मेरी बदकिस्मती जानती हो। मेरे पति ने मेरी ही आंखों के सामने दूसरी लड़की के साथ रात बिताई। म्यूजिक, और भी बहुत कारण है आंटी, जो मैं बता ही नहीं सकती। पिता के घर से बिल्कुल मना कर दिया है वहां जाने को। सगी माँ कहती है कि मुझे मार डालेगी। अब मैं कहाँ जाऊं? आंटी ने कहा, मैं हूं तो तुम कहाँ जाओगी? म्यूजिक, मेरे पास रहना। लेकिन मैं यहां कैसे पहुंची? एक लड़का कमरे में आया। याद आया, वही लड़का जिसने मुझे बेहोश करके कहीं ले गया था। कोई नहीं है। म्यूजिक, एक पल में फिर से सीने में डर लगने लगा। लड़के ने कहा, मैं लाया हूं तुम्हें। तुम कौन हो? अरे ये मेरा बेटा है, जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। इसे आए कुछ महीने हो गए। मैं बीमार था। मुझे तुम्हें, म्यूजिक, दिखाने का मन था। बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला। अचानक तुम्हें सड़क पर पागलों की तरह घूमते देखा। इसलिए तुम्हें बेहोश करके लेकर आया। और तुम लोग कैसे समझ गए कि मेरी तलाक हो गई? लड़के ने कहा, असल में जब आप बेहोश थे तो आपके फोन पर किसी का कॉल आया। मैंने रिसीव किया लेकिन बात नहीं की। वो लगातार तलाक की बातें करता रहा। बस यही है। मेरा तो बुरा भाग्य है। इसलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। तू आराम कर। वे लोग चले गए। मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। म्यूजिक, मैं अंकल को सब क्या बताऊं? लेकिन अगर वे गलत समझ गए तो? ये सब सोच सोचकर मेरा सिर बहुत तेज दर्द करने लगा। असल में ऋतव्रत के साथ रिश्ते के दौरान सुनैना आंटी से मेरी मुलाकात हुई। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था।
तो सुनिए ना, आंटी मुझे अस्पताल लेकर आईं। और धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मेरी माँ नहीं है। सौतेली माँ कितनी अच्छी हो सकती है, ये भी पता नहीं। वे मुझे माँ जैसा प्यार देती हैं। दिया है। अक्सर कॉलेज से आकर आंटी के पास चला जाता था। उसके साथ बहुत बातें करता था। आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उन्होंने मुझे सिखाया भी। और कई बार घर से खाना नहीं मिलता था मेरी किस्मत में। वे मुझे खिला देती थीं। किसी तरह उनकी आंखों से समझ जाती थी कि मुझे कुछ हुआ है। उन्होंने मुझे हृदयव्रत की असली सच्चाई दिखाने में मदद की। वे संगीत तलाकशुदा है। उनका एक बेटा भी है जो पढ़ाई के लिए विदेश चला गया है। बेटे को मौका मिलने के बाद भी जाना नहीं चाहता था। आंटी ने जोर देकर भेजा। जितना मुझे पता है, आंटी और उनके पति के बीच कोई समस्या नहीं थी। आंटी ने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया और टालती रहीं। म्यूजिक, वो कभी कभी बहुत रहस्यमयी लगती है। शाम को आंटी कमरे में सो रही थी, शायद तबीयत ठीक नहीं थी। मैं छत पर रेलिंग पकड़ के खड़ा हो गया। नीला आसमान और सफ़ेद बादल थे। साथ ही कुछ पक्षी उड़ रहे थे। वो नज़ारा साफ दिख रहा था। पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थी और वे मेरे माथे के बालों को छू रही थीं। अरे, मन कर रहा था रंगीन पेंसिल से एक तस्वीर बनाऊं। लेकिन एक पल में फिर से वही पुरानी सोच आ गई। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया है। मैं थोड़ा पीछे हट गया। वो लड़का बोला, मैंने आपकी बातें मम्मी से बहुत सुनी हैं। आपका नाम नीलिमा है ना? नीलू बुलाती है। म्यूजिक, ऐसा है ना? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम शुभोद अहमद है। पढ़ाई पूरी कर ली। अब नौकरी की तलाश का वक्त है। म्यूजिक, नौकरी तो विदेश में मिल गई। लेकिन कुछ दिन थोड़े आराम से बिताना चाहता हूँ। इसलिए म्यूजिक, माँ से मिलने आया हूँ। उसे माँ की याद भी नहीं आती क्या? मैंने माँ से कई बार कहा है कि मेरे पास आ जाओ, पर वह नहीं आई। म्यूजिक, फिर मैं भी घर लौटना चाहता था, पर माँ वापस आने नहीं देती। पता नहीं उसे क्या हो गया है। क्या अजीब माँ है। बच्चे को आने नहीं देती, खुद भी नहीं जाती, फिर भी इतना प्यार करती है। पता नहीं, थोड़ा जासूसी करने का मन कर रहा है। लेकिन डिटेक्टिव का कुछ पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। सच में कुछ तो गड़बड़ है। म्यूजिक, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन कुछ कहती नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती मम्मी को फिर से दुख पहुंचे। अच्छा, आपके पापा का कोई खबर आपको नहीं है? आपने कोई पता नहीं किया? वो मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ और उसके बारे में बात कैसे करूं? म्यूजिक, सॉरी, कोई बात नहीं। शाम हो जाएगी, अंदर चलो। ये कहकर वो आगे बढ़ गए और मैं पीछे पीछे चलने लगी। रात को खाने का मन नहीं था, लेकिन आंटी ने जबरदस्ती खिला दिया। फिर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। अब हमारी शादी को 1 साल होने वाला है। फिर भी हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बन पाया। लेकिन मेरे कमरे से निकालकर कई लड़कियों को वहीं बेडरूम में लेकर गया। आंटी के साथ बैठकर बात कर रहे थे, तभी आंटी का बेटा अभी अभी आया। तभी कॉलिंग बेल बज उठी। मेरे दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कई बार सोचती रही, ये लोग मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुरियर आया, वो भी तलाक के कागजात। मैं ठिठक गई, क्या करूं? 1 साल का रिश्ता ऐसे जमीन पर गिरा दूं या माफ कर दूं उस पति को जो अपनी प्रमोशन के लिए बॉस के सामने खुद को बेच सकता है? कम से कम माफ तो नहीं कर सकती आंटी? तलाक देने के लिए कह दिया उसने। कुछ हद तक तो पता था मुझे, लेकिन आखिरी बात तो पता ही नहीं थी। मैं भी अब माफ नहीं कर सकती। म्यूजिक, एक जिद हो आई और खत्म कर दिया 1 साल का रिश्ता। एक कागज पर साइन करके तलाक दे दिया बहुतों को। 2 दिन से खाना पीना भी मन नहीं करता। रितब्रत के फोन और मैसेज के चलते शुभ से कहकर सिम कार्ड बदलवा लिया। अब कई लोगों से पूरी तरह बात करना बंद कर दिया है।
अब खुद को बचाने लायक बनाना होगा। इसलिए शुभ से कहा कि मुझे कोई नौकरी लगवा दो। लेकिन आंटी इससे मना ही कर रही है। किसी भी तरह समझा नहीं पा रही हूं उसे। वो चाहता हूं कि मैं लड़की की तरह उसके साथ रहूं, लेकिन ये बात मुझे सह नहीं रही। शुभ आंटी को समझा नहीं पाया, इसलिए अब घर के काम मैंने संभाल लिए हैं, क्योंकि आंटी अब बहू